हेलो साथियों, जय हिंद। वेलकम टू एग्जाम स्केल। तो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है और उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप अच्छे स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो आइए देखिए, इसके पहले वाली वीडियो यानी कि पहली वीडियो में मैंने जो भी आपको बताया, बहुत से कम लोगों का प्यार मिला, लेकिन जितना मिला उतना काफ़ी है और उम्मीद करते हैं कि जिस लोगों ने उस वीडियो को देखा है उसे उससे ज़रूर कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। ठीक, तब आइए देखिए, आज की वीडियो भी दूसरे नंबर की वीडियो है, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हुए हैं मैंने और जो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेंगे। सारे क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और ये डेली आपका रोज चलेगा। ठीक है, और एक और रिक्वेस्ट आपसे कि एक डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, एक मेरा छोटा भाई है उसके चैनल का, उसको आप लोग जा करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए, सफलता की कुंजी लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना है। ठीक है, बाधाओं पर नहीं। ठीक है, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप बाधाओं पर ध्यान ना देकर के सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए और आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। आइए हम लोग बिना देरी के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? देखिए, हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका क्वेश्चन हर एग्जाम में कोई ना कोई कहीं ना कहीं घुमा के जरूर पूछ लेता है। या फिर आपसे ये पूछ लेगा कि जैसे किसी हड़प्पा सभ्यता का नाम दे देगा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, पूछ लेगा कि किस नदी के किनारे है, या फिर इसके जो इसे किसने खोजा था। ठीक, इसी तरह से यहाँ पे जो चीज़ें पाई गई हैं उसके बारे में पूछ लेता है। तो देखिए, जो कांस्य नर्तकी की मूर्ति है, ये आपका जो मिली थी वो मोहनजोदड़ो में मिली थी। ठीक है, अब आइए हम आगे चलते हैं और चीज़ें देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली थी। ठीक है, ये तो आपका सही हो गया। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया। ठीक है, मनके बनाने के कारखाने महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये आपका लोथल और चहुदड़ों में मिला था, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा हम आपको बता दें, देखिए, लोथल है, लोथल से आपका बंदरगाह है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछता है कि बंदरगाह का साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो लोथल से मिला था। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसमें भारत का सबसे बड़ा जो हड़प्पा सभ्यता से स्थल है वो आपका कौन सा है? राखीगढ़ी है, सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा है लेकिन वो भारत में नहीं है। ठीक है, वो पाकिस्तान में है। ठीक, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, मोहनजोदड़ो से आप लोग का स्नानगार भी प्राप्त हुआ था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बाकी चीज़ें देख लीजिएगा आप लोग। ठीक, अभी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका मध्यकालीन इतिहास का क्वेश्चन है। इसके पहले वाला आपका जो है प्राचीन इतिहास का था। ठीक है, तो देखिए, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो है तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, किस सन में हुआ था? ठीक है, तो महत्वपूर्ण है दोस्तों ये। और जो बता दें दोस्तों, जो द्वितीय युद्ध हुआ था, इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। ठीक है, पहले युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान ने जीते थे, लेकिन दूसरा युद्ध जो आपका 1192 में हुआ था, इसमें मोहम्मद गौरी जो है विजेता घोषित हुआ था। ठीक है, आइए हम इसके बारे में देखते हैं विस्तार से। तो देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध आपका 1191 में हुआ था, पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया था। द्वितीय युद्ध आपका 1192 में हुआ था। चंदावर का युद्ध देख लीजिएगा, 1194 में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था। ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध जो हुआ था वो 1526 में किनके बीच में हुआ था, ये देख लीजिएगा। सभी महत्वपूर्ण दोस्तों हैं, कहीं ना कहीं से आपका जरूर एग्जाम पूछ लेगा। कन्नौज का युद्ध हो गया, चौसा का युद्ध हो गया। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक वाड़ीवास का युद्ध कब हुआ था? ये आधुनिक इतिहास का क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो बताइएगा आप लोग। इसमें जो चारों दोस्तों सन दिए हुए हैं, चारों महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, हर पेपर में कहीं ना कहीं से इससे पूछ ही लेता है। तो देखिए, जो वाड़ीवास का युद्ध हुआ था आपका, वो 1760 में हुआ था, याद रखिएगा आप लोग। इसमें फ्रांसीसियों की पराजय हुई थी, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए और इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। तो देखिएगा, तली दोस्तों, तालीकोट का जो युद्ध हुआ था वो विजयनगर साम्राज्य का पतन इसी में हुआ था, 1565 में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, देख लीजिएगा। पलासी का युद्ध महत्वपूर्ण है, 1757 में, इसमें अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था। 1760 में फ्रांसीसियों की पराजय हुई थी, अंग्रेजों की विजय हुई थी। पानीपत का तीसरा युद्ध आपका 1761 में हुआ था, इसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। ठीक, बक्सर का युद्ध महत्वपूर्ण 1764 में हुआ था, इसमें अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया था। रुहेला का युद्ध 1774 और खुर्दा का युद्ध 1795 में हुआ था। ये सभी महत्वपूर्ण है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, अब आइए ज्योग्राफी में आ गए हम लोग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। ठीक है, पृथ्वी की ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? ये सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा और नोट करते चलिएगा। देखिए, यहाँ पे चार ऑप्शन है, मेटल, क्रोड और क्रस्ट। ये तीनों जो है आपकी पृथ्वी के एक परत के भाग हैं। ठीक है, अब आइए इसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले बता दोस्तों, जो ऊपरी भाग होता है आपका वो क्या होता है? क्रस्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अब इसमें क्या पाया जाता है उसके बारे में आपको बता दें। देखिए, मैंने अपने मैप पे बनाया हुआ है, इसी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए, सबसे ऊपरी परत क्रस्ट हो गई, उसके नीचे मेंटल और सबसे नीचे क्या होता है? कोर होता है। तो क्रस्ट में क्या क्या पाया जाता है? तो देखिएगा, सियाल यानी कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम। ठीक, बिचली परत मेंटल होती है, इसमें सिलिकॉन और क्या पाया जाता है? मैग्नीज पाया जाता है। ठीक है, और जो सबसे निचली परत होती है वो नीफे, इससे याद है निकिल और फेरस, यानी कि आपका जो लोहा पाया जाता है, निकिल और लोहा यार। ठीक है, इसे याद रखिएगा आप लोग। तो ठीक है, पहला सियाल हो गया, दूसरा सीमा और निफे। इस चीज़ को याद रखिएगा, सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट, उसके बीच वाले नीचे वाले को मेंटल और सबसे नीचे को कोर कहते हैं। ध्यान रखिएगा इसे आप लोग। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बना है? तो देखिए, ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, परियोजना। ठीक, परियोजना हर एग्जाम में आपका पूछता ही पूछता है। तो सरदार सरोवर परियोजना के बारे में बता दें दोस्तों, तो ये जो आपका सरदार सरोवर परियोजना है, ये आपका जो बना है वो नर्मदा नदी पर बना है, इसे ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अन्य के बारे में हम लोग देखते हैं विस्तार से। ठीक है, तो देखिए, प्रमुख जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है यहाँ पर, भाखड़ा नांगल बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि सतलज नदी पर बना है और ये लाभान्वित किसको करता है? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान को। ठीक, व्यास परियोजना व्यास नदी पर ही है। ठीक है, दामोदर घाटी दामोदर नदी। हीराकुंड महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो कि महानदी पर है और उड़ीसा में स्थित है। चंबल परियोजना चंबल नदी पर हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप लोग।
दामोदर घाटी तो देख लीजिए, हीराकुंड आपका महानदी पे हो गया, ठीक है। कोसी परियोजना कोसी गंडक नदी पे हो गया, फरक्का आप लोग देख लीजिएगा गंगा और भागीरथी पर है, ठीक है। इसके बाद ये सभी महत्वपूर्ण हैं, आप लोग अपना देख लीजिएगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। इसमें महत्वपूर्ण एक चीज़ और इंदिरा गांधी नहर परियोजना, उसे देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें जो महत्वपूर्ण है वो टिहरी बांध और माता टीला परियोजना, ये इडुक्की परियोजना भी महत्वपूर्ण है, ठीक। और इसमें भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और आगे चलते हैं हम, यहाँ पे देखिए। तो ये सभी महत्वपूर्ण थे। भाई हम आगे चलते हैं। इसमें आपका एक देख लीजिएगा बाण सागर परियोजना और आपका एक नर्मदा सागर परियोजना, ठीक है। एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, भारत में पहले जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा था, तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया। देखिए जो हमारा भारतीय संविधान बना है वो अलग अलग देशों से कुछ न कुछ लेकर के ही बनाया गया, ठीक है। और इसमें जो नीति निर्देशक तत्व है आपका वो कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। आइए हम आगे विस्तार में देखते हैं। तो देखिएगा, भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड से क्या क्या लिया गया है, तो संसदीय शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल का लोकसभा में प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, ये सारी चीज़ें वहाँ से लिया गया, ठीक है। अमेरिका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मौलिक अधिकार लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायालय, न्यायिक पूर्वावलोकन, ये देखिए महत्वपूर्ण है, न्यायिक पूर्वावलोकन पूछता है एग्जाम में। सर्वोच्च न्यायालय का गठन और शक्तियाँ, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि अमेरिका से ली गई है, ठीक। अगला देखिए कनाडा, महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसमें संघात्मक व्यवस्था पूछता है और अवशिष्ट शक्तियों यानी कि रेजिडुअल पावर्स के बारे में पूछता है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। आयरलैंड से नीति निर्देशक, जर्मनी से देखिए क्या लिया गया, आपात उपबंध, सोवियत संघ रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है, फ्रांस से गणतंत्र लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र राज्यों के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया और जापान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। अब वाला देखिए, संविधान का महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, जब मैंने पहला पेपर अपना दिया था 2018 में यूपी पुलिस का, ठीक है, कांस्टेबल, उसमें एक क्वेश्चन आया था भारत की नागरिकता मतलब संविधान में नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है, और उसको मैं गलत करके आ गया था। आप लोग विश्वास करिएगा, मैं भाग 4 लगा कर आया था, लेकिन वो मेरा गलत हो गया था क्योंकि उसमें मेरी तैयारी बिल्कुल भी नहीं थी। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो नागरिकता का उल्लेख है वो किसमें है, भाग 2 में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आइए हम इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, पहला जो भाग हमारा है उसमें संघ एवं राज्य के क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया, ठीक है, जो कि आर्टिकल 1 से 4 तक है। नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में है, जो कि आर्टिकल 5 से 11 तक है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, 12 से 35 तक आर्टिकल है, ठीक। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, 4 को में मौलिक कर्तव्य है, 5 में संघ है, 6 में राज्य है, 7 में है आपकी जो है इसे निश्चित कर दिया गया है जो 7 में था, ठीक। 8 में आपका संघ राज्य क्षेत्र है, 9 में पंचायत है, 9 में नगर पालिका, 9 में सहकारी समिति, 10 में अनुसूचित जाति और जनजातियाँ हैं दोस्तों, 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध है, इसे देख लीजिएगा। और आर्टिकल भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। बाकी देख लीजिएगा, इसमें जो महत्वपूर्ण है बता देता हूँ आपको। 15वां निर्वाचन आपका महत्वपूर्ण हो गया, ठीक है, पूछता है एग्जाम में। इसके बाद 18 और 17 राजभाषा, 17 में, 18 में आपका उपबंध है, ठीक है, 20 में आपका संविधान संशोधन है, ये पूछता है, याद रखिएगा। अगला, अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक क्षेत्र में शामिल किया जाता है। देखिए, अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं, एक प्रारंभिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र होता है, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एक इकोनॉमिक्स का एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या शामिल है, तो पशुपालन, वन और मत्स्य पालन, ये सभी आपके जो है कि इसमें प्राथमिक क्षेत्र में शामिल होते हैं। भाई इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, देखिए अर्थव्यवस्था का यह एक क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है, ठीक है। इन गतिविधियों को संबंध भूमि, जल, वनस्पति और खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों से होती है। इसमें कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन और उससे संबंध गतिविधियों में को इसके अंतर्गत रखा जाता है। इसमें संलग्न श्रम की प्रकृति को रेड कॉलर जॉब के जरिए संकेतित किया जाता है, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र देखते हैं। देखिए, द्वितीय क्षेत्र में आपका क्या क्या आता है, तो अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है, द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग हो गया, वस्त्र उद्योग, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि, सभी आपके द्वितीय क्षेत्र में आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तृतीय क्षेत्र में क्या क्या आता है, जिस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे कि बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन, इसमें सभी आपके क्षेत्र को हम लोग क्या चलते हैं, तो इस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। तृतीय क्षेत्र को क्या बोला जाता है, तो सेवा क्षेत्र बोला जाता है, ठीक है। दोस्तों, तृतीय क्षेत्र जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस ताप पर पानी का आयतन न्यूनतम एवं घनत्व अधिकतम होता है, ठीक है। तो याद बताइएगा आप लोग। देखिए यहाँ पर चारों जो ऑप्शन दिए हैं चारों महत्वपूर्ण है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए, जो पहला ऑप्शन है इसका क्या मतलब हुआ, तो इसमें देखिए जो आपका सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना होता है वो दोनों -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे बराबर होते हैं। और जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका पानी और का आयतन न्यूनतम एवं घनत्व अधिकतम होता है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इस पर ये मनुष्य का जो है सामान्य तापमान होता है, ठीक है। और -373 ये आपका जो न्यूनतम संभव तापमान होता है, ठीक। चारों महत्वपूर्ण ऑप्शन थे। अगला, अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पर क्या प्रतिक्रिया करता है, तो देखिए जो अम्ल का जलीय विलयन होता है और नीले लिटमस को क्या कर देता है, तो लाल कर देता है। और इसको याद करने का मैं तरीका बताता हूँ। देखिए, इसे याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है आप अनीला, ठीक, अनीला से इसे याद कर सकते हैं। तो यहाँ से अम्ल हो गया, नौ से नीला और लौ से लाल, यानी कि ये अम्ल जो है नीले को लाल कर देता है, ठीक। और क्षार वाला बता दें तो क्या याद करेंगे, छलानी, ठीक, यानी कि छलानी से मतलब हो गया कि क्षार जो है लाल को नीला कर देता है, ठीक। तो इससे आप याद कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अगला देखिए डीएनए महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो इससे याद करिए बताइएगा आप लोग डीएनए का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में, ठीक है। डीएनए की द्विगणित कुंडली यानी कि डबल हेलिक्स मॉडल का पता किसने लगाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बायोलॉजी का, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वाटसन एंड क्रिक, इन्होंने ही डबल हेलिक्स मॉडल का पता लगाया था, इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है। इसे याद रखिएगा। अरस्तु को दोस्तों हम लोग जीव विज्ञान का जनक कहते हैं, रॉबर्ट हुक को हम लोग कोशिका का जो है जनक कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस दोस्तों 4 फरवरी को मनाया जाता है। आइए देखते हैं फरवरी के महत्वपूर्ण दिवस। तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को, गुलाब दिवस 12 फरवरी को, वैलेंटाइन दिवस 14, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को, और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस इंपॉर्टेंट है 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बताइएगा दोस्तों। भरतनाट्यम में आपके लोक नृत्य दोस्तों 8 हैं भारत के वर्तमान में, ठीक है। अभी सबके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। देखिए भरतनाट्यम जो है आपका वो तमिलनाडु का लोक नृत्य हो जाएगा। अब आइए हम डिटेल में बताते हैं। देखिए आपकी जो लोक नृत्य वर्तमान में 8 हैं, इसमें आपका साथी दिखेगा अभी, ठीक है। और 8वां जो आपका है वो आपका असम का है, आप अभी बताएंगे। सत्रिय जो लोक नृत्य असम का आपका 8वां बना है। तो देखिए कथकली केरल का हो जाएगा, मोहिनीअट्टम केरल, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी उड़ीसा का, मणिपुरी मणिपुर का, और कथक उत्तर प्रदेश का, और सत्रिया एक है आपका वो कहाँ का है? असम का है। तो टोटल 8 जो है आपके शास्त्रीय नृत्य हैं वर्तमान में, ठीक है। अब देखिए कुछ प्रमुख लोक नृत्य हैं, आप लोग देख लीजिएगा। असम का जैसे बिहू हो गया, और बाकी आप लोग देख लीजिएगा। राजस्थान में घूमर, कठपुतली, ठीक है, राउफ, ठीक। गुजरात का गरबा हो गया, पश्चिम बंगाल का कीर्तन हो गया, ठीक। महाराष्ट्र का लावड़ी, तमाशा, ये सब देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। बाकी बिहार में देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, जटजाटिन हो गया, सुहारई हो गया, केरल का ओणम, भद्रकली हो गया, झारखंड देख लीजिएगा, कर्नाटक का यक्षगान महत्वपूर्ण है, करगा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो सभी आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक। अब आइए हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 का शुभंकर है? तो देखिए 2024 में जो आपका ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल होने वाला है वो आपका पेरिस में होने वाला है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। अब इसका जो शुभंकर बनाया गया वो किसे बनाया गया? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, फ्रीजियन कैप्स को इसका शुभंकर बनाया जाएगा। यहाँ पर आप लोग एक ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन डी सावज। ये आपका जो राष्ट्रीय खेल 36वां राष्ट्रीय खेल आपका गुजरात में हुआ था, उसका शुभंकर क्या था? सावज था, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला और आखिरी क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कौन भारत के 22वें विधि आयोग के क्या प्रमुख हैं? तो बता दें दोस्तों, जो भारत के जो 22वें विधि आयोग के प्रमुख बने हैं वो आपके कौन बने हैं? तो ऋतुराज अवस्थी बने हैं। तो इनका नाम आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा अन्य ऑप्शन देखिए यहाँ पर डी वाई चंद्रचूड़ जो वर्तमान में हमारे सीजेआई यानी कि मुख्य न्यायाधीश हैं। दिलीप टर्की दोस्तों आपके क्या हो जाएंगे? ये जो आपके हैं दिलीप टर्की, ये भारत के हॉकी संघ के अध्यक्ष हो जाएंगे, ठीक है। और जो गोविंद चिंतालू देख रहे हैं आप लोग, ये आपके नाबार्ड के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। तो सारे महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं दोस्तों और देखते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियां, यानी कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है हम लोग पॉलिटी के। तो देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था जो लास्ट में मैं करवाता हूँ, ठीक है। देखिए 17 अनुच्छेद 17 महत्वपूर्ण, इसमें क्या दिया हुआ है? अस्पृश्यता का निषेध यानी कि अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत दिया हुआ है भाग 17 यानी आर्टिकल 17 में, ठीक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा रखा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए क्या कह रहा है, राष्ट्रपति कितने समयांतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करते हैं? तो 5 वर्ष। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 280 में, आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का उल्लेख है, ठीक है। संविधान में प्रेस स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है, किस अनुच्छेद में? तो 19 में आपका प्रेस की स्वतंत्रता दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। ये देखिए भारत की संविधान का प्रथम अधिवेशन डॉक्टर शशिधरन सिन्हा की अध्यक्षता में कब हुआ था? तो 9 दिसंबर को हुआ था। और 11 दिसंबर को दूसरी बैठक, जिसमें स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बने थे। देश के प्रथम आंतरिक मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान के प्रस्तावना में कौन कौन से जुड़े गए थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया था, याद रखिएगा ये तीनों शब्द, ठीक। संविधान संशोधन प्रणाली और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान किस देश से लिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका। इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगला देखिए अनुसूची, भारतीय संविधान की अनुसूची में विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया, तो 4वीं अनुसूची में, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की कार्यवाही में बिना सदस्यता प्राप्त की कौन भाग लेता है? तो महान्यायाधीश, जिसे हम लोग अटॉर्नी जनरल कहते हैं, जिसका उल्लेख आपका आर्टिकल 76 में है, ठीक। अगला देखिए भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1951 में भारतीय संघ के रूप में किसने की थी? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी, ठीक है। अगला देखिए संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो भाग 5 में, ठीक। राष्ट्रगान प्रथम बार किस अधिवेशन में गया था? तो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था 1911 में, ठीक है। अगला देखिए वर्ष 1961 में किस संबंध में राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक हुई थी? तो दहेज उन्मूलन विधेयक में, ठीक है। अब तक 3 बार संयुक्त बैठक को बुलाई गई है, ठीक। सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों, इसके बारे में बता दें, जो आर्टिकल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। अगला देखिए लोकसभा महासचिव, जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है। भाई हम लोग आज का क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा ये आज का क्वेश्चन है, जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब देकर बताइएगा कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 में किस खिलाड़ी को दिया जाता है, ठीक है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।